नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चावला स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश के नेता सचिन बसिन जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आज हमारे साथ इस शो में आने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ, यहीं महावीर नगर में। दिल्ली में हुआ आपका जन्म? तो और आपकी एजुकेशन वगैरह? वो सब दिल्ली में। सब दिल्ली में हुई। आपकी मैरिज कहाँ हुई? दिल्ली में ही हुई। और सर, आपने बीजेपी को कब ज्वाइन किया? बीजेपी को मैंने 1998 में ज्वाइन किया। बड़ा टाइम हो गया इस पार्टी के साथ आपको जुड़े हुए। तो सर, सुना है कि आपको 2 बार जेल जाना पड़ा। क्या कारण था कि आपको जेल जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा मुझे पार्टी के काम में। हम संघर्ष कर रहे थे। एक बार तो दिल्ली में चारों तरफ सीलिंग का कहर था, सभी व्यापारियों की दुकानें सील हो रही थी। उसके विरुद्ध में हम अनशन कर रहे थे और फिर हमने सीलें तोड़ी जो सरकार द्वारा लगाई गई थी कांग्रेस की। उसके लिए हमारे को हमारी पूरी पार्टी के सभी नेताओं को जेल जाना पड़ा। पहली बार तो उसलिए जाना पड़ा। और दूसरी बार, एक बार हमारे केरल में आरएसएस के साथियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। उसके विरोध में हमने वामपंथी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तब उनकी कांग्रेस के साथ मिली जुली केंद्र में सरकार थी, उसके लिए उन्होंने हमें जेल में डाला। सर, आपकी पार्टी में लोग बहुत एग्रेसिव बहुत जल्दी होते हैं, ऐसा क्या रीजन है? नहीं, हमारी पार्टी में एग्रेसिव नहीं होती। जी। हमारी पार्टी का जो नारा है ना जी, वो है नेशन फर्स्ट। जी, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। जी जी। तो जब भी कभी देश के ऊपर बात आती है जी, तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। जी। हम अपनी पार्टी भी भूल जाते हैं। और सर, सुना है कि आपने केजरीवाल साहब का स्टिंग ऑपरेशन किया था, सुनने में आया है। ये क्या पूरी कहानी आप हमें विस्तार के साथ बताइए, क्योंकि 10 साल उन्होंने राज किया है दिल्ली पर, तो आपको क्या लगता है? तो हमारा ये बात है 2022 की। 2022 की? जी सर। 2022 में जब मैं जिला अध्यक्ष था अच्छा। पार्टी का, जी। तो एक शराब व्यापारी है कुलविंदर मारवा, इसकी कंपनी है महादेव लीकर्स। अच्छा, कुलविंदर मारवा जी। उनके साथ मेरे कुछ रिलेशन थे जी। और इनके ऊपर जब केस हुआ केजरीवाल के ऊपर, तो वो जो 14 आदमी की पहली लिस्ट बनी थी एक्यूज्ड की, जी, उनमें उनके बेटे का नाम भी 13वें नंबर पे था, सन्नी मारवा। ओह माय गॉड। अच्छा। तो सन्नी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा, जो कि मुझे जानते थे, जी। वो मुझे फोन करने लगे कि हमारा नाम किसी तरह हटवा दो, हमें बचा लो। जी जी। हमें बचा लो। तो जी। मुझे लगा कि ये हमारा साथ दे सकते हैं जी। और ये सच बताएंगे। जी। और हम कोशिश करते हैं इनका नाम ये अगर हटवाने सरकारी गवाह बन जाए तो जी। बात। मैं उनके पास गया। जी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि उनका मैं स्टिंग करूं। जी। मैंने उनसे पूछा, जी। मैंने कहा आप क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें सरकार की, जी। केंद्र सरकार की, आप कुछ हेल्प कीजिए तो मैं बात ऊपर करता हूँ। जी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और वो बोले ऐसा है, आप कुछ कर सकते हो तो ठीक है। बड़े अहंकार में बोले, अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सब कुछ बिकता है, हम देख लेंगे। जी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम का कह के गया और मैंने अपने फ़ोन का कैमरा वीडियो ऑन करके अपनी जेब में डाल लिया, ऊपर की इसी जेब। जी। और लगभग 1.5 घंटा हमारी बात हुई। धीरे 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 उन्होंने, मैं कुरेदता गया और वो बताते गए। जी। अच्छा, ये तो आपने सर एकदम पॉलिटिक्स खेली है उनके साथ। नहीं, बात ये हुई कि मैं उनसे जब बात ही कर रहा था तो मुझे जिस बात हुई सबसे बुरी लगी, जी। वो बात करते करते बता रहे थे कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हमने इतने 100 करोड़ रुपए दिए, हम हर रोज 6 करोड़ रुपया रिश्वत देते थे। जब एक बात आई सामने, जब मैंने उनसे पूछा ये आपने सब कुछ किया, ये शराब की क्वालिटी भी खराब हो गई थी, तो वो बोले हमारे पास तो फैक्ट्री अपनी, L1 अपना,
और रिटेल अपने हम कुछ भी डाले जाए, 80 रुपए लीटर का अल्कोहल आता है, डाले जाओ साला, जो मर्जी स्टिकर लगाए जाओ, सब लोग पीते रहेंगे। तब मेरे रोए खड़े हो गए सुमित जी। ओ माय गॉड, कि ये लोग कैसे लोग हैं जो पैसे के लिए लोगों की जान का भी जान के बारे में नहीं परवाह जान करते। की परवाह भी नहीं कर रहे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैंने ये स्टिंग कर लिया, और वो स्टिंग ऐसा स्टिंग हुआ कि उसमें उसने सब कुछ बताया कि हम कैसे 12% कमीशन लेते हैं, कैसे उसको व्हाइट से ब्लैक करते हैं, ब्लैक करके कैसे 6 करोड़ रुपया प्रति 100 करोड़ रुपए पे केजरीवाल को और उनके लोगों को जाता है। वो सब स्टिंग में है। अच्छा और अच्छा, कैसे कैसे ये हुआ, पहले कैसे प्रॉफिट होता था, अब हम एक के साथ दो कैसे देते हैं, दो एक बोतल के साथ 2 बोतल कैसे देते हैं, हमें कितने की पड़ती है। तो उसमें इतना कुछ गोरख धंधा निकला। तो जब मैंने वो स्टिंग आगे वायरल किया तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश ने जाना कि कैसे गोरख धंधा कर रहे हैं। तो इसका मेन सूत्रधार आप थे कहने का मतलब, जो भी है हुआ आपकी वजह से हुआ। इसमें क्या बड़े मजेदार बात हुई, उस स्टिंग में मेरी ना आवाज आ रही है जी मैं दिख नहीं रहा, दिख रहा है वो शराब व्यापारी, जी जी क्योंकि मेरी जेब में था जी, और वो देख रहा था। तो मेरे कुछ प्रेम करने वाले जो मेरे पुराने सीनियर लोग हैं, नेता हैं हमारे, उस स्टिंग के तुरंत बाद मेरे को फोन आने लगे, यार इसमें आवाज तो एक तो तुम्हारी है, जी तो मेरी आवाज को भी पहचानते हैं। ऐसा मेरे को आशीर्वाद मेरे नेताओं से मिला हुआ। जी जी जिसमें सबसे पहला फोन मुझे माननीय अनुराग ठाकुर जी, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी उनका जी आया जी। कि मैंने अभी स्टिंग देखा, उसमें आवाज तो तुम्हारी लग रही है। अच्छा, मैंने कहा जी हाँ जी। फिर मेरे डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे जी जी उसमें, जी थे, उनका फोन आया, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। जी मनोज तिवारी जी का फोन आया। जी जी ऐसे कई हमारे बड़े नेताओं का फोन आया कि ये जी। स्टिंग में तो आवाज तुम्हारी लग रही है। जी, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जो किसी से प्रेम करते हैं वो उनकी आवाज भी पहचानते हैं, करेक्ट है। तो मतलब आपकी वजह से सर दिल्ली की सरकार चलेगी उनकी। नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन जी। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सच उजागर करने में मेरा भी थोड़ा सा हाथ था सर। सहयोग रहा। सहयोग रहा। तो सर एक बात बताइए, 10 साल केजरीवाल साहब ने इस दिल्ली को दिए, आपको क्या लगता है उन्होंने कई ऐसे काम किए, मोहल्ला क्लिनिक और ये वो बहुत सारी चीज़ें की, और आज नई हमारी सरकार बनी है, वही डबल इंजन की सरकार है, सीएम साहिबा बनी है, तो आपको क्या लगता है अब क्या बदलाव होंगे हमारे इस दिल्ली शहर में? सुमित जी, आप हैरान होंगे कि 10 साल में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। जी, सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं किया, और जनता समझ चुकी थी, इसीलिए वो हारे हैं। नहीं, वो तो दावा करते थे बड़ा बड़ा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पॉलिटिक्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। एक ही चीज है, जनता का दिल जीतने वाला ही जीतता है। जी जो जनता का दिल जीतता है वही जीतता है। पहले 5 साल पहली बार जब ये आए, इन्होंने जनता का दिल जीता और जनता ने इनको अपूर्व समर्थन दिया। जी वाकई दिल जीता, जी अपनी बातों से दिल जीता, जी क्योंकि पहली बार थी, और पहली बार में आदमी अपने मैं क्या करूंगा उसका एक जस्ट लाइक इंटरव्यू देता है जनता को। जी जी और इंटरव्यू में पास हुए, बड़े अच्छे मार्क्स से भी पास हुए। जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया। तो सर लेकिन जी पिछले 5 साल में जो काम नहीं कर पाए उनकी माफी मांगी और कहा मुझे 5 साल और दे दो। और एक रोना लगातार रोते रहे कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन मैं इस बार करके दिखाऊंगा। जनता ने 5 साल और दिया। इन्होंने तब भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मतलब काम पे कम, एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने। आप जान के हैरान हो जाएंगे, इनके कई ऐसे हंसी वाले केस हैं कि एक इन्होंने पराली को कंपोज करने के लिए केमिकल बनाया। बड़ा मजेदार किस्सा है। जी जी बताइए, जनता जानना चाहती है, बड़ी उत्सुक है सर। तो वो सारा जो केमिकल है वो बना मात्र 40,000 रुपये का। अच्छा, ओनली 40,000 का केमिकल बना, ठीक है, और उसके प्रचार पे लगा 2,80,00,000 रुपये। ओह माय गॉड। एक दिन मैं जिलाध्यक्ष था जी तो मैं हमारे सांसद आए, जी एक मीटिंग थी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में। जी ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जी 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 तो एक फुल पेज अखबार की एड आई पूरे देश में जी
आप हैरान हो गए, एक फुल पेड अखबार आपको मालूम है बहुत फुल पेड का costly है। कितना होता है, और Yes. देश की हर अखबार में आया कि सुभाष नगर में एक स्कूल में हॉकी का स्टेडियम बन गया। हम्म। हमारा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मेरे सांसद मुझे पूछे कौन सी जगह बना ये स्टेडियम। मैंने कहा मुझे पता खाली नहीं। पेपर पे था वो। हाँ मुझे पता नहीं है। मैंने कहा हम देखने चलते हैं। उसका एड्रेस देखा, हम देखने चले गए। सुमित जी आप हैरान हो गए, उसमें क्या ऑलरेडी पार्क तो था ही, स्कूल का ग्राउंड था ही, उसमें एक ट्रैफ आती है हॉकी की। अच्छा। हॉकी जिस पे खेली जाती है उसकी एक ट्रैफ होती है, जी जी जी। वो बिछा के दोनों तरफ एक गोल लगाए हुए उस ग्राउंड में, और उसकी पूरी ऑल इंडिया के अखबार में ऐड के हॉकी का स्टेडियम बना दिया हमने स्कूल में। तो हमने उसी टाइम सांसद जी ने कहा कि इसका पूछो कितने पैसे लगते हैं। मैंने किसी से पूछा तो वो 80 फुट बाई 160 फुट का ग्राउंड था जी। तो उसको कैलकुलेशन करके उसने कहा भाई 70 रुपये फुट की ये ट्रैफ है और ये इतना खर्चा है, तो वो कुछ लाखों में 2-4 लाख 5 लाख रुपए का खर्चा, 5-7 लाख रुपया इन्होंने स्कूल पे खर्च करते हैं और एडवर्टाइजमेंट देते हैं पूरे देश में कि हमने स्कूल में हॉकी का स्टेडियम बना दिया। करोड़ों रुपए का खर्चा। गजब लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही थी। और जनता बहुत समझदार है। जनता को जब पता चला, जनता ने ना कि उनको गद्दी से उतारा, बल्कि वो सारे के सारे मंत्री भी उनके हार गए और वो खुद हार गए। ये तो बहुत बड़ा सर उनके साथ कहने से हादसा ही है एक तरह से। तो चलो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सर अभी एक बहुत दुखद घटना हुई हमारे देश में, जो पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम वाला, जो आपको पता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जी। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक बात जो कही जाती है कि कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, जी जी, वो फिर से फलित होने लग रही थी। बिल्कुल करेक्ट है सर। पिछले साल मैं भी कश्मीर गया था जी। मैं देख रहा था लोग सब खुश थे, तरक्की हो रही थी जी एक ही बात, मेरी आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ जी कि तुम खुश हो, क्या है कमी सरकार की, ये वो। तो मैं अमरनाथ यात्रा से वापस उतरा तो वहाँ से एक जगह है बालटाल से जब हम वापस श्रीनगर की तरफ जाते हैं जी सर, तो वो एरिया जो है वो 6 महीने के लिए देश से कट जाता था। ओ 6 महीने वहाँ बर्फ हो जाती थी और रास्ता बंद हो जाता था। तो वो लोग क्या कहते थे, 6 महीने का हम राशन पानी सब डाल के रहते थे ताकि हमें आगे 6 महीने हम जब रास्ता खुलेगा तब हमें चीज़ें मिलेंगी। तो अब वो कहते हैं कि जैसे ही केंद्र सरकार आई, इन्होंने एक टनल बना दी, अब हमारा रास्ता बंद नहीं होता। 6 महीने के लिए अब जो रास्ता बंद होता था नहीं होता। हम इतने खुश हैं, हमारा इतना व्यापार बढ़ गया। मतलब ऐसे ऐसे काम किए, वहाँ की आम जनता केंद्र सरकार से बहुत खुश थी। यही कहीं पाकिस्तान वालों को रास नहीं आ रहा था कि ये तो जनता ही हमारे से छिटक रही है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ताकि देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए, और ये जान के लोगों का धर्म पूछ के ही काम किया। और इस बार सरकार ने इसका न्यू नॉर्मल सेट कर दिया कि तुम अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। ये करके दिखाया जी। आज पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई है जी। उनका परमाणु संयंत्र लीक हो गया। ओह। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार दुनिया में हुआ है कि एक परमाणु देश दूसरे परमाणु देश को इस तरह मारेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और हमारे सारे निशाने सटीक लगे। हमारी सेना का शौर्य कितना दुनिया में बढ़ा है ये आप सोच के हैरान हो जाएंगे। जिस कंट्री ने हमें ये एयर डिफेंस सिस्टम दिया, वो भी इतनी सटीकता से नहीं इसका इस्तेमाल कर सके। वहाँ भी क्या, इजराइल और रशिया इनका जब इस्तेमाल करते थे तो 150 में से 2-4 मिसाइल उनके यहाँ गिर जाती थी, लेकिन इन्होंने 800 से ऊपर मिसाइल मारी। एक मिसाइल भी, एक ड्रोन भी हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं गिरा। ये सटीकता से हमारी सेना ने काम किया है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके कारण से वो घुटनों पे आ गया कि भाई ये अब तो मेरे को
सीज फायर करना होगा। और जब अमेरिका ने इसमें दखल देने की कोशिश की तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा आप बात मत कीजिए, उनको बोलिए अपने डीजीएमओ से कहें, हमारे डीजीएमओ से बात करें। मतलब जो भी डिसीजन लिए गए वो एकदम परफेक्ट थे। परफेक्ट लिए गए और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम कम छेड़ते नहीं है और कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। छोड़ते नहीं है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश का नाम बहुत आज रोशन किया है, हमें बहुत प्राउड है इस बात का। आपको क्या लगता है कि भाई अब जो सरकार है हमारी बीजेपी सरकार है, कई स्टेट में हमारी सरकारें हैं, तो ये सरकारें और जगह क्या कैसा काम कर रहे हैं? सेंटर में जो काम चल रहा है वो तो है, स्टेट में जो काम चल रहे हैं, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ, क्योंकि आप तो हर जगह इंटरफेरेंस रखते हैं, हर जगह जाते हैं। इस इलेक्शन में आपने बहुत मेहनत की है, सुना, बहुत जगह भागे दौड़े और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो उसके बारे में, जैसे राजस्थान के बारे में आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? जैसे अभी इनकी सरकार ही पंजाब में है केजरीवाल साहब की, तो इनके आपको क्या लगता है? देखो हमारी सरकारें जहाँ हैं वहाँ 30-30 साल से भी हैं। जी और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। जी। जनता बेवकूफ़ नहीं होती। जनता उसी को अपना समर्थन देती है जिस पे उनका विश्वास होता है। हमारी सरकारों ने जनता के मन में जगह बनाई है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में हम तीसरी बार आए, ऐसे ही जहाँ हमारी क्योंकि पंजाब में आज तक सरकार नहीं रही, इसलिए वहाँ के लोगों की हम सेवा नहीं कर पाए। 27 साल से दिल्ली के में भी हमारी सरकार नहीं थी। इस बार मोदी जी ने दिल्ली की जनता से कहा कि मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और वाकई हमारा सिद्धांत है, हमारी पार्टी की सरकार जहाँ भी है हम जनता की सेवा करने के को राजनीति को माध्यम बनाते हैं। हम राज करने के लिए राजनीति नहीं करते, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति को माध्यम बनाते हैं। तो सर अभी जैसे सीएम साहिबा रेखा जी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तो आपको क्या लगता है हमारी महिलाओं के लिए कुछ नया होगा? हमारी दिल्ली सरकार में कुछ नया आएगा? कुछ ऐसा कुछ नई योजनाएं होंगी जिससे कुछ फ़ायदा होगा आम जनता को? वो तो ऑलरेडी हमने बोला ही है कि हर महिला को 2500 रुपये देने का वादा जो किया है जी, उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्द से वो स्टार्ट होगा जी, लेकिन मैं रेखा गुप्ता जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है जी, कि एक साधारण कार्यकर्ता जी, जो 1 घंटे पहले तक उसको मालूम उनको नहीं पता है, नहीं था। 1 घंटा पहले उनकी मेरे से बात हुई थी। जी जी वो क्योंकि मैं जो शपथ ग्रहण समारोह का व्यवस्था के नाते में वो काम देख रहा था, जी। तो 1 घंटा पहले उनकी बात हुई कि वो कह रही थी कि पासेस मेरे पहुंचे नहीं पहुंचे। मैंने कहा जी आपके पासेस पहुंचने वाले हैं, पासेस पहुंचाने तो ये सारा कारोबार आप संभाल रहे थे? हाँ, तो उनको ये नहीं मालूम था कि शपथ ही उन्होंने लेनी है। ओह माय गॉड, ये तो उनके लिए सरप्राइज जैसी बात थी। जी जी सर, एक और चीज है, एक तिरंगा यात्रा जो है, जो आजकल चलती है, उसमें भी आपका बड़ा योगदान है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ताकि जनता को पता हो। ये तिरंगा यात्रा से ना मेरी राजनीति शुरू होती है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर जी, तिरंगा यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होता था। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो मैं कहता हूँ जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग है जी। और सुमित जी मैं आपको हैरानी होगी जब बात बताऊंगा, मैं इसके युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, एक सबसे छोटी हमारी यूनिट होती है मंडल अध्यक्ष, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है जी, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट होता है, स्टेट के बाद नेशनल होता है जी। मैं मंडल अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय टीम तक रहा हूँ, क्या बात उसकी है, हर पोस्ट पे रहा हूँ मैं। वो मैंने युवा मोर्चा में काम किए, इतना काम किया और सिर्फ एक ही वजह थी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की जी, कि नेशन फर्स्ट का जो उनका नारा था जी, वही दिल को छूता था। जी, हमें देशभक्ति करने के लिए हम सुना करते थे कि आज़ादी के आंदोलन में युवाओं ने ये किया। अब हमारे को तो आज़ादी विरासत में मिली, लेकिन कुछ ऐसे जगह थी जहाँ देश अभी तक आज़ाद नहीं था। जी, उसको आज़ाद कराने का काम अगर कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ऐसा हमें महसूस हुआ। क्योंकि धारा 370 हटाएंगे, जी, लाल चौक जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, जी, ये ऐसे नारे भारतीय जनता पार्टी के थे। तो मैं ये अपने जो तिरंगा यात्रा बोली तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब जिला अध्यक्ष था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुराग ठाकुर जी बने
युवा मोर्चा की। जी जी तो उन्होंने सबसे बुला के एक एक करके पूछा कि युवा मोर्चा में हमें क्या क्या करना चाहिए, जी क्या क्या करना चाहिए। लोगों से जैसे कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, एक एक जिलाध्यक्ष से बुला के पूछे। तो जब मेरे से मिले तो मैंने उनको बोला कि हमें लाल चौक जाना चाहिए और तिरंगा लेके जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब जम्मू कश्मीर जाता था वैष्णो देवी, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि हम वहाँ तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, वहाँ का झंडा अलग था। और जो हमारी पार्टी के पहले संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो इसी नारे के साथ उन्होंने अपनी जान दी कि एक देश में दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर गए, बिना वीज़ा के, परमिट लगता था, वीज़ा लगता था जम्मू कश्मीर जाने के लिए, जाने के लिए। जी, अरे बिना परमिट के गए, उनको इस जेल में डाल दिया, जेल में उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ओह ये हमारे पार्टी के पहले संस्थापक की कहानी है। तो हम युवा मोर्चा के लोग तिरंगा यात्रा हमने कहा हम पैदल जाएंगे, अनुराग जी से कहा। तो अनुराग जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन गडकरी थे, जी उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई आप पैदल दिल्ली से मत जाओ, क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से हैं, तो आप ये यात्रा को बंगाल से शुरू करके पूरे देश में घूमते हुए लाल चौक जाओ, और आपको हैरानी होगी, उससे पहले ये लाल चौक पे तिरंगा फहराने की यात्रा हमारी यात्रा से पहले वो एक बार पहले की थी, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की क्या थी। बात है सर, ग्रेट ग्रेट। और नरेंद्र मोदी जी ने लाल चौक में जाके तिरंगा फहराया था और भाषण दिया था। उसके बाद जी तिरंगा यात्रा अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने की, तो हमने की। तो उसमें बड़े अजीब अजीब किस्से हुए। वो यात्रा इतनी हिट यात्रा होगी कि पूरे देश में युवा मोर्चा का एकदम नाम हो गया। वो क्यों हुई? तो वो आतंकवादी एक था, JKLF का चीफ यासीन मलिक, यासीन मलिक। जी यासीन मलिक एक आतंकवादी था। वो उसने जब हमारी यात्रा के बारे में मीडिया में आने लगा, तो उसने वहाँ से एक वार्निंग दी कि अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग वाले ये तिरंगा यहाँ फहराने की सोच रहे हैं, अगर वो यहाँ आएंगे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। जब ये बात उसने बोली तो पूरे देश में एक लहर सी जाग गई कि सब लाल चौक जाएंगे। हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग हमारी इस यात्रा में पार्टिसिपेट करने लगे। आपको हैरानी होगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, उनकी हड़बड़ी मच गई, उनको परेशानी होगी कि ट्रेनों की ट्रेन भर के जम्मू कश्मीर की तरफ चलने लग गए युवाओं की। पूरे देश से युवा लाल चौक जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे इस नारे के साथ, चाहे वो पार्टी से जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा, वो चल के जम्मू कश्मीर की तरफ जाने देश की बात है। देश में एक क्रांति की उमंग फैल गई। आपको एक बड़ा हास्य किस्सा सुनाता हूँ। हमारी छत्तीसगढ़ से हमने एक ट्रेन बुक की युवाओं की, पूरी ट्रेन, छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा ने। तो वो जो ट्रेन थी पूरी युवा मोर्चा की भर के, जो रायपुर से जा रही थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट को जब पता चला कि युवा मोर्चा की पूरी ट्रेनें भर के जा रही हैं, तो रात को सोए सोए वो ट्रेन का इंजन आगे से पीछे लगा के वापस चला दिया। अरे तो मतलब ये ऐसे ऐसे वाक़ये हुए। जी मैंने आपको बताया ना, मैं तमिलनाडु एक जगह गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं मालूम। जब मैंने उनको बोला तिरंगा यात्रा, लाल चौक यात्रा, वो हाँ जी युवा मोर्चा, तो वो युवा मोर्चा को जानने लगे। तो उसमें बहुत खुशी मिलती थी। जी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी में रह के मिले सर, हैं। सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत 20-20, 25-25 बहुत काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनका मतलब क्या दिनचर्या कैसे रहती है? वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं सुबह और रात लेट तक काम करते हैं। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जब राष्ट्रीय मंत्री था जी, तो मैं गुजरात प्रदेश का प्रभारी था, तो उनके बारे में जानने का बहुत मौका मिला मुझे जी। तो वहाँ जैसे वो मुख्यमंत्री बन के 2001 में वहाँ गए जी, तो ज़्यादातर अफसरों में जो आदत सरकारी काम करने के तरीके थे उनके, वैसे ही वो उसी धर्रे पे चल रहे थे। जी जी। तो मोदी जी
ने कि एक आपने सुना होगा अपना रिवर फ्रंट अहमदाबाद में जी 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 जो रिवर फ्रंट है, जी 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 तो उस रिवर फ्रंट को बनाने के लिए इन्होंने बजट पास कर दिया, भाई रिवर फ्रंट बनेगा। जी अब फरवरी में ना बसंत पंचमी होती है, गुजरातियों जी। में बहुत बड़ा त्योहार मनाते त्योहार हैं मनाया जाता और है उस जी दिन पतंग उड़ाते हैं। जी जी बसंत पंचमी वो जी फरवरी में होता है, जी 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 14 फरवरी या 13 जी जी फरवरी जी ऐसे वो जी डेट आती जी है। जी तो जनवरी में मोदी जी ने ऑफिसर्स को बुलाया और बोले कि भाई ऐसा है, ये जो रिवर फ्रंट है ना, इसको तैयार कर दो फरवरी 14-13 तक, 1 महीने के समय है। मैं इस बार का जो काइट फेस्टिवल है जो बसंत पंचमी में होता है वो यहाँ मनवाना चाहता हूँ। तो वो बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है 1 महीने में, अभी तो बहुत काम है, ये है वो है। कमिश्नर ऐसे बोलने लगा। तो जब मैं रिवर फ्रंट देखने गया तो मुझे ये कहानी वहाँ के नेता, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताई, लोगों ने बताया लोगों आपको ने बताई कि मोदी जी के काम करने का तरीका क्या है। क्या है। तो वो कहते अच्छा चलो देखते हैं, कल सुबह 7 बजे हम वहीं मिलते हैं, तो वहीं जाके देखते हैं कि कितना काम रह गया और कितना टाइम लगेगा। तो बताते हैं वहाँ के लोग कि सुबह 7 बजे मोदी जी अपना ट्रैक सूट पहन के, क्योंकि जनवरी में सर्दियाँ होती हैं, जी ट्रैक सूट पहन के एग्जैक्ट सुबह 7 बजे सर्दियों के दिनों में भी पहुँच गए। हालांकि वो कमिश्नर थोड़ा सा लेट पहुँचा, तो उसको थोड़ा सा मोदी जी की गुस्से की नज़रों को भी झेलना पड़ा। बताते हैं ऐसा। जी 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 तो उसने बताया देखिए सर यहाँ ये काम है, यहाँ ये काम है, यहाँ ये काम है, ये इतने में तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अपनी पूरी कहानी बताई। और मोदी जी ने पूरा आधा घंटा उसको आराम से सुना। आराम से सुनने के बाद जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो उसकी पीठ पे हाथ रख के ऐसे बोलते हैं पतंग महोत्सव तो यहीं होगा। इतना कह के गाड़ी में बैठ के चल दिए। तो वो उसके बाद से सारा सरकारी जमला लग गया कि एक मुख्यमंत्री बोल के गए यहीं होगा तो यहीं होगा, और वो 1 महीने के अंदर अंदर उसको तैयार करवाया। ये उनके काम करने का तरीका तरीका है। वो समय को बहुत महत्व देते हैं। एक दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री था और मोदी जी लंदन गए, यूके। वहाँ पर उनका प्रोग्राम चल रहा था वेम्बले स्टेडियम में। तो हमारी आदत होती है मोदी जी जहाँ भी जाएं उनका भाषण हो, लाइव हो, ऐसा हो, तो हम बड़े शौक से देखते हैं। हमारे को मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हाँ। हाँ, तो मैं उनका भाषण सुन रहा था, तो मुझे राष्ट्रीय कार्यालय से फ़ोन आता है। रात के 11 बजे की बात है, वो लंदन में भाषण दे रहे हैं। मुझे 11 बजे रात को फ़ोन आता है, सुबह 9 बजे आपने राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचना है और यहाँ से बस में बैठ के हम मोदी जी के घर जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ युवा मोर्चा की मीटिंग है। तो मैं उनको कह रहा हूँ यार क्या बात कर रहे हो, और तो लंदन में है, वहाँ पर भाषण दे रहे हैं। तो वो कह रहे वो ठीक है, वो अभी लंदन में चलेंगे, थोड़ी देर में सुबह पहुँच जाएंगे, 10 बजे आपकी मीटिंग है। और वो हुआ। मैं हैरान रह गया। मैं सुबह 9 बजे हफड़ दफड़ में उठ के भागा, और मुझे आज तक याद है मैं जल्दबाजी में मैंने मेट्रो पकड़ के पहुंचा था, क्योंकि ट्रैफिक था। मैंने ड्राइवर को कहा तुम गाड़ी ले आना। वो मेट्रो में जाके पहुंचा और 10 बजे प्रधानमंत्री पूरी रात सफ़र करके आ रहे हैं और सुबह हाँ मोर्चों के साथ बैठक कर रहे हैं। मतलब बड़ा जुनून है इनको काम करने का। जुनून ऐसा तो कोई संत ही कर सकता है भाई। देश के लिए पूरी रात हम, मेरे को याद है मैं भी 2-3 बार यूके गया हूँ। मैं जब जाता हूँ तो आता हूँ तो ऐसा जैकलाइट होता है कि जैसे वहाँ पर लेट है, 5 घंटे आगे है, जी जी तो हमें 4-4 बजे 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, जी जी और हम 2-2 बजे तक दिन में सोए रहते। 2 दिन तो ऐसे रहता है। लोगों का तो सिस्टम खराब हो जाता है, और वो पूरी रात वहां से चले, वो अपना अपना सिस्टम नहीं खराब हो पूरा शेड्यूल प्लान रहता है उनका। वो जहाज में ही सोते हुए आते हैं, अपना काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगले दिन सुबह काम पे लग जाते हैं। हमें बड़ा प्राउड है, वो देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, जैसे माननीय राजनाथ जी हैं या फिर होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह जी हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं देश के लिए। राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मेरा सौभाग्य है मैं उनके साथ भी काम किया, उनके सानिध्य में काम किया, ऐसा कह सकते हैं।
राजनाथ जी की एक बहुत अच्छी बात है, वो योगी जी की भी है। राजनाथ जी के आज भी आप घर में चले जाओ, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि वो 400-300 लोगों से ना मिले। वो भी बहुत मेहनत करते हैं। जेन्युइन जो साधारण जनता उनके घर में आती है, इतने बड़ा देश का नेता होने के बाद। और एक बड़ी खूबी है योगी जी और राजनाथ जी में कि 400 लोग बैठे होंगे, वो सबके पास जाते हैं एक एक करके। किसी भी जनता के व्यक्ति को वो उनके पास उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक एक करके, इतना ऑब्जर्वेशन है उनको। हाँ मतलब एक एक के पास जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, सब अपनी सीट पे बैठे रहेंगे। दूसरे के पास जाएंगे, उसके कागज लेंगे, साथ साथ में अधिकारी होते हैं उनको देंगे। ऐसे वो 400 लोगों से मिल लेते हैं, बहुत योगी जी भी, जी, राजनाथ जी। बहुत बड़ी बात है सर। तो सर अब हमारी सरकार जो हम लास्ट आते हैं, हमारी जो सरकार अभी नई नई सरकार हमारी बनी है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि अब हमारी जनता के लिए दिल्ली के बारे में भी थोड़ा कुछ ऐसा बताइए कि क्या आपको, आप दिल्ली में रहते हो जी, दिल्ली की जनता ने देख लिया जी, अभी हमारी सरकार को बने हुए जी, मात्र 3 महीने में, जी, ठीक है ना। जी, 3 महीने में कितना फर्क है आप सोचो सुमित जी। जी, सारे नालों की सफाई जी, बारिश से पहले प्लान होता है। जी, ये नहीं कि बारिश आ गई, हाथ पैर पड़ गया, तब हमें पता है बारिश आनी है। जी, आज जैसे बारिश आई है, जी, आज दिल्ली में जैसे बारिश आई है, बेमौसम बारिश आई है, ऐसे बारिश आती तो दिल्ली आधी डूब जाती थी। जी, आज कहीं पानी इकट्ठा हुआ नहीं, करेक्ट है सर। एक चीज आपने एक चीज नोट की होगी जी, आपने अभी पोल्यूशन के ऊपर, ये आपको मालूम है 2018 में केजरीवाल ने एक बजट पेश किया था दिल्ली का, जी, और उसका नाम दिया था इन्होंने ग्रीन बजट। जी, ग्रीन बजट, जी, कि हम पॉल्यूशन से लड़ाई करेंगे, ग्रीन बजट लेके आएंगे। जी, उसमें बजट में 50,000 करोड़ का प्रावधान किया था पोल्यूशन के खिलाफ, जी। और 50,000 रुपए नहीं लगाए। तो सिर्फ लोगों को खड़ा कर दिया लड़ाई पोल्यूशन के खिलाफ रेड लाइट पे कि अपनी गाड़ी ऑफ कर लो। इससे ज्यादा सरकार ने कोई काम पोल्यूशन के ऊपर नहीं किया। उन्होंने कहा था हम इतने जंगल क्रिएट करेंगे, हम कृत्रिम बारिश करेंगे, हम अपना स्प्रिंकल लगाएंगे, हम स्मोक टावर लगाएंगे। एक स्मोक टावर लगाया था, एक स्मोक टावर, उसकी 2 करोड़ के स्मोक टावर की 28 करोड़ रुपया एड पे लगा, और वो स्मोक टावर भी बंद। एक स्मोक टावर सर, उन्होंने हर चौक पे, हर 1 किलोमीटर में स्मोक टावर होंगे, ऐसा उस ग्रीन बजट में है। नहीं तो आप गूगल में जाइए, 2018 का बजट उठाइए, ग्रीन बजट डालिए, आपको आ जाएगा। उनमें से एक वादे पूरे नहीं किए। मार्केटों के लिए कहा था कि मार्केटों को ऐसा सजा देंगे, मतलब कि उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट, एक घोषणा की एडवर्टाइजमेंट, और काम नील बटा। सर वो तो कहते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम में बहुत काम किया, हॉस्पिटल्स में बहुत काम किया, दिल्ली के लिए बहुत काम किया हमने। बताया तो मैंने मोहल्ला एजुकेशन सिस्टम, ये वो बहुत सारी चीजें एजुकेशन सिस्टम की कैसे पोल खुल रही है, आपने देखा ना अभी। जी, अभी आपको बताया स्टेडियम बना दिया, हॉकी का स्टेडियम बना दिया। जी, और सबसे बड़ा पाप जो हेल्थ सिस्टम की इन्होंने बेड़ा गर्क किया। जी, आपको मालूम है, मैं इनकी सरकार थी, मैं जाता था, रोता था। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक बेड पे 3-3 लोग सोते थे, 3-3 मरीज। इन्होंने बेडों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया। फिर इन्होंने क्या किया, एक और भ्रष्टाचार का खेल क्या किया कि जी आप टेस्ट करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट मशीनें खरीदने की बजाय इन्होंने प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाने शुरू कर दिए, वो ताकि उसमें भ्रष्टाचार का खेल कर सके। मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, अल्ट्रासाउंड की मशीनें धूल चाट रही थी। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्राइवेट लैब के लिए लिख के दे देते थे, और वो प्राइवेट लैब वाले मोटा कमीशन दिल्ली सरकार के लोगों को देते थे, इनकी पार्टी। सर अभी सुना जा रहा है कि जैसे एजुकेशन सिस्टम में कई स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है, स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है, तो आपको क्या लगता है? अभी हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, और एक पूरा बकायदा कानून बना दिया है जी, ना। हम बातें ज्यादा नहीं करते, पूरा कानून बना दिया है कि सरकार की मर्जी से पूछे बगैर 1 रुपया फीस कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकता। ये सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर। जी, तो इससे मतलब गरीबों को फायदा होगा, मिडिल क्लास लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। जी, जी, और हम 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड
लेके आएंगे। और जैसे अन्य प्रदेशों में 30-30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी अब 30 साल से कम हम सरकार नहीं चलाएंगे। तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि इस बार 30 साल तक आप लोग राज करेंगे। बिल्कुल, देखो जी, जनता को फायदा देंगे, जनता के मन में जगह बना के रखेंगे वो, और वो हमारा रिपोर्ट कार्ड बताता है, हमने अन्य प्रदेशों में करके दिखाया है। ये हम खाली बातें नहीं कर रहे, अन्य प्रदेशों में हमने करके दिखाया है और दिल्ली में भी हम करेंगे। और दिल्ली दुनिया के नक्शे पे एक बार फिर से एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनकर दोबारा उभरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार मिलते हैं इसके नई चीज़ के साथ आपके साथ। थैंक यू सो मच सर।